साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि अब हम अपने अपकमिंग एग्ज़ाम ड्यूटी जेआरएफ के फ़ोकस पर हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उस पेपर के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है? कि कैसा इसका पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं, तो जो हमारे रिपीटर्स हैं, उनको तो उसके बारे में जानकारी होगी। बट हमारे जो बिगिनर्स बच्चे हैं, उनकी एक क्वेरी थी कि सर ये डीवीटी जेआरएफ के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो चलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम इन कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्लेलिस्ट में जाएँगे जहाँ पे मैंने किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बताया है, चाहे वो सीएसआईआर हो या आईसीएमआर हो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और मैंने बस ये बोला था कि आपको क्या जानना है, जानकारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपका अल्टीमेटली आपको जेआरएफ बनने से मतलब है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इस चीज़ को अगर आप बायोलॉजी या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप डीबीटी जेआरएफ क्रैक करिए, या आप सीएसआईआर करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो दूसरा एग्ज़ाम है वो आईसीएमआर का एग्ज़ाम है, ठीक है? ये 3 डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, लेकिन अल्टीमेटली सभी से आपको क्या मिलने वाला है, जेआरएफ मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़र में ये है कि जो बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम है, हालाँकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार वापस से इसको समझ लीजिए। नाम में बीटी लिखा हुआ है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। अगर आप इसके पेपर को उठा के देखेंगे, अगर आप एट लीस्ट 2018 के पहले का पेपर देखेंगे, तो आपको शायद बीटी का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। बट करंट में क्या है कि अब इन्होंने जब से सबको शामिल किया, ये सिलसिला इन्होंने 2019 में शुरू किया। पहले ये पेपर केवल बायोटेक वाले स्टूडेंट देते थे, राइट? तो इस वजह से इनकी जो कट ऑफ होती थी, वो भी थोड़ा नीचे जाती थी, बट 2019 में इन्होंने पूरे लाइफ साइंस को इंक्लूड किया। मतलब कि अब इस पेपर को ज़ूलॉजी, बॉटनी तक बैकग्राउंड के बच्चे भी इस पेपर को दे सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज़ हुई। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मतलब सभी लोगों को शामिल किया, मतलब ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डीबीटी की परीक्षा दे सकते हैं और बीटी के नाम पर यहाँ पे बायोटेक के नाम पे बहुत कम ही पोर्शन पूछते हैं, या ऐसा पूछते हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि उनको सबको मद्देनज़र रखकर पेपर बनाना है, तो ऐसा पेपर सेट करते हो जो सभी के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा मिसनॉमर नहीं है कि आपको बायोटेक बहुत अच्छे से आनी चाहिए या पूरा पेपर बायोटेक से ही भरा हुआ होगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों का बैलेंस रहेगा जिसके माध्यम से आप पेपर आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। राइट। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो डीबीटी जेआरएफ को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप जब गूगल पे टाइप करेंगे, तो ये इस तरीके से एक डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की साइट ओपन होगी। यहाँ पे सारे मतलब जो भी ये फेलोशिप देते हैं उसके रिगार्डिंग रिजल्ट, नोटिफिकेशन और बाकी जब आप अगर इस फेलोशिप को अवेल करते हैं तो कब आपका फंड ग्रांट आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये 2020 के आसपास ये सारा सिस्टम रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो डीबीटी की एक इंस्टीट्यूट है, उसको दिया गया कि अब आप पेपर को कंडक्ट कराइए, राइट? तो ये आरसीबी की वेबसाइट पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको बेट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, हालाँकि ये तो अभी 2022 के इन्फॉर्मेशन से हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। सिलेबस का कॉलम यहाँ पर दिया गया है, अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जो कि अभी हम आपको डिटेल में दिखा देंगे। तो जब ये पेपर कराने की ज़िम्मेदारी आरसीबी को दी गई, हालाँकि सबसे पहले ज़िम्मेदारी जो थी इसको समझते हुए चलिए, बीसीआईएल जो कि अगर आप डीबीटी से जानकारी रखते हैं बायोटेक से, तो बीसीआईएल एक संस्था है जो आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बीसीआईएल जो था ये पहले पेपर कंडक्ट कराता था 2019 तक, उसके बाद आरसीबी को दिया गया। 2020 से आरसीबी पेपर कंडक्ट करा रही है। पहली बार आरसीबी ने खुद सारी चीज़ें कंडक्ट कराया, बट इन्होंने 2021 से क्या किया कि ये पेपर को इन्होंने कंडक्ट कराने की सारी ज़िम्मेदारी एनटीए से इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, कि एनटीए को इन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी कि आपको पेपर जो है बनाना है, मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, सारा फॉर्म फिल कराना वगैरह से लेकर सारी चीज़ें आरसीबी करेगा। हम केवल कट ऑफ बताएँगे, जैसा कि अभी आपने आईसीएमआर नहीं, जैसा कि आपने सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके लिए जो मेन फैक्टर जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए कॉमन चीज़ निकल के आई कि एनटीए पेपर जो है वो कंडक्ट करा रहा है, यानी कि एनटीए कैसा पेपर बना रहा है, कौन-कौन से पेपर कंडक्ट करा रहा है, कौन-कौन से पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करिए जिससे मिलते-जुलते आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट? ये इम्पोर्टेंट बात हो गई।
दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जब भी यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट आएगा वो सारी चीज़ें मिल जाएगा। अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको लेकर जाएगा डीबीटी एनटीए की वेबसाइट पर, हालाँकि ये अभी अपडेट नहीं है, पुराना ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इस तरीके से सारी चीज़ें जब नोटिस आती है, तो एनटीए की वेबसाइट पे अपडेट होता है। इसके अलावा अगर आप पुरानी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आर्काइव्स में जाएँगे, जहाँ पर ये इस तरीके से आपको, अगर आप बेट 2020 का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। 2021 का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ दिख जाएगा। और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ अवार्ड लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर इसका तो एक सेपरेट वीडियो मेरा बना हुआ है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं फर्दर में तो आप कैसे यहाँ पे फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पहलू पर आते हैं, अपने यहाँ पर डीबीटी जेआरएफ को समझते हैं कि डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग हमें क्या-क्या काम करने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, ये हम नोटिफ़िकेशन को थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो जैसा कि डीबीटी जो है, ये आपका जो परीक्षा है, ये आरसीबी फरीदाबाद के साथ मिलकर बीटी 2022 जिन्होंने कंडक्ट कराया था, इसको बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है? इसमें आपको अपीयर होने के लिए आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। डीबीटी जूनियर फेलोशिप के नाम से ये परीक्षा होती है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बेट 2020 या जो भी आपकी परीक्षा होती है, उसके आधार पे 2 कैटेगरी के फॉर्म में ये रिज़ल्ट निकालते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है, वो एलिजिबल होती है अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जो कि आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर अब मैं इसको सिंपल सी बात आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करूँ, कि जब आप इस परीक्षा को देते हैं, डीबीटी जेआरएफ जो होती है वो 2 कैटेगरी में अपने स्टूडेंट्स को देती है। मान लीजिए कि डीबीटी अगर 600 बच्चों को सेलेक्ट करती है तो 300 स्टूडेंट को कैटेगरी 1 में रखती है और 300 स्टूडेंट या उससे कम स्टूडेंट को कैटेगरी 2 में रखती है। उससे होता क्या है, कैटेगरी 1 जो होते हैं वो प्योर जेआरएफ होते हैं। कहने का मतलब है कि इनको डीबीटी जो होती है वहाँ से फेलोशिप मिलेगा, जिससे वो किसी भी भारत के इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज जहाँ भी उनको समझ में आए वहाँ पे वो पीएचडी एनरोल हो सकते हैं। बट कैटेगरी सेकंड के साथ ऐसा नहीं है। कैटेगरी सेकंड के बच्चे जो होते हैं उनको बेसिकली प्रोजेक्ट जेआरएफ कहा जाता है। ये पीएचडी में तब एनरोल हो सकते हैं कि जब वो इंस्टीट्यूट की अपनी कोई अपनी गाइडलाइंस हो, बट ये फेलोशिप नहीं देंगे। तो प्रोजेक्ट जेआरएफ का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी कहीं पर फेलोशिप आती है, मान लीजिए कहीं पर कोई प्रोजेक्ट आता है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आप उसकी बेसिस पे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वो उनके अपने नॉर्म्स, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का डिपेंड करेगा कि वो कितने पैसे आपको देते हैं, या उसके अलावा जो भी, मान लीजिए कि अगर वो आपके काम अच्छा रहता है, 1-2 साल में अगर आपके रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर उनको आपको पीएचडी में एनरोल कराना है या नहीं कराना है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट देखेगी। इनमें आरसीबी को आप कोई भी क्लेम या डीबीटी को आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट कैटेगरी सेकंड में भी आना बड़ी बात है। ठीक है? कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, कुछ एक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, राइट? तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा वही बात बताई गई है कि जो कैटेगरी सेकंड वाले बच्चे होते हैं, वो अपॉइंटेड हो सकते हैं कोई भी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में, जो नेट गेट फेलोशिप के इक्विवेलेंट होता है, या पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो कि आपके, देयर विल बी नो बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टर ऑफ डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट टू सेलेक्ट जेआरएफ फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम कैटेगरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे मतलब डीबीटी के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन इन द कैटेगरी सेकंड विल नॉट एंटाइटल्ड कैंडिडेट फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि डीबीटी जेआरएफ क्या है। ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे जाते हैं तो आप बैचलर्स अगर आप किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब बीटेक बैकग्राउंड के हैं। इसके अलावा मास्टर्स अगर आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है, या वेटरनरी साइंस से भी अगर आपने किया है, या एम फार्मा भी आपने किया है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड एमएससी या एमटेक आपने किया है, एनी डिसिप्लिन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। समझ रहे हैं? तो लाइफ साइंस जैसे ही बात आती है, वैसे ही आप लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, समझ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस तक जो है वो आप आ जाते हैं। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी एलाइड एरिया ऑफ द बायोलॉजी। समझ रहे हैं? Candidates admitted to any of the MSc program supported under a DBT postgraduate program shall be eligible to apply। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप मान लीजिए कि अगर आप डीबीटी जो गैट भी वगैरह से आते हैं, वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर एट टू अपीयर इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो जो भी आपके फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड में है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आपका सीएसआईआर और आईसीएमआर में होता है कि आपको अपना एक एचओडी से फॉर्म वगैरह साइन करा के जमा करना होगा। मार्क्स यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया है, जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री होगा,
60% मार्क्स जो होता है वो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का होना चाहिए एंड 50% मार्क्स जो होना चाहिए आपके डिफरेंट एससी एसटी कैटेगरी में आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये आपका एकेडमिक पर डिपेंड करेगा, मतलब आपका जो मास्टर्स है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे जो होती है वो 28 साल एज लिमिट होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो आपका एससी, एसटी और विमेन कैंडिडेट्स के लिए होता है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अप टू 3 इयर्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था यहाँ पे। बाकी ये आपको अवार्ड के बारे में बताया गया है। कैटेगरी 1 एंटाइटल्ड एज़ अ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप सब्जेक्ट टू जॉइनिंग पीएचडी प्रोग्राम, जो कि वो जॉइन कर सकते हैं। बेसिकली आपके जो कैटेगरी फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स रहेंगे एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया विदिन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अवार्ड लेटर। कहने का मतलब है कि जब आप मान लीजिए कि जब आप क्वालीफाई कर जाएँगे, यहीं पर आप समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए कि आपने इस बार का मान लीजिए कि आपने जब भी आप क्वालीफाई करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने मार्कशीट्स, अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको आरसीबी को भेजेंगे, वो क्या करेगा आपको अवार्ड लेटर देगा, ठीक है? जिस तारीख को वो अवार्ड लेटर देगा उससे ठीक 2 साल के भीतर, मतलब उसकी जो वैलिडिटी होती है इसको आप समझ सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है? 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है, काफ़ी अच्छी वैलिडिटी है यहाँ पे, ठीक है? आईसीएमआर की 1 साल थी बट उन्होंने 1.5 साल किया है। तो यहाँ पे 2 साल के भीतर में आपको किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन कर लेना है और सक्सेसफुली आपको पीएचडी में एनरोल हो जाना है। समझ रहे हैं? तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, इतने में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप वाक़ई में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कहीं न कहीं अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा जगह। ठीक है? इसके बाद आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी इज़ कैंडिडेट्स रिस्पांसिबिलिटी है, मतलब ये सारा काम जो है वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। डीबीटी और आरसीबी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो आपको कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कराएगा और बाकी चीज़ें करेगा, समझ रहे हैं? बाकी ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा। अवार्ड लेटर विल नॉट बी इश्यूड कैंडिडेट, अगर आपने कोई गलत जानकारी की हुई है, तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपको अवार्ड लेटर नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हुज़ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। कहने का मतलब ये है कि 2 बातें याद रख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद आपने तो लगा दिया कि मेरे पास, मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं या ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं या जो भी आपने लिख दिया कि मेरे मास्टर्स में 60% मार्क्स हैं, सपोज दैट यही मान लेता हूँ कि जो इनका एक क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपका 55% मार्क्स रहा तो उस समय क्या होगा कि जब आप उनको वेरिफिकेशन के लिए देंगे और उनको लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की थी, तो आपको अवार्ड लेटर नहीं देंगे। इसके अलावा जब आप अवार्ड लेटर, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके 1 साल के भीतर में आपको क्या करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको भेजना होता है वो आरसीबी को भेजेंगे। अगर आप 1 साल में अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जिससे आपको अवार्ड लेटर नहीं दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा वो कैंसल कर दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात आपको होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है? मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया कि वो आरसीबी की वेबसाइट पे जो भी मैंने आपको दिखाया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, द पैटर्न क्वेश्चन जो होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 2 सेक्शन में पेपर बँटा हुआ होता है। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन है। कंपल्सरी का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मैंने देखा है गलती करते हुए, कि यहाँ पे ये कंपल्सरी का मतलब ये नहीं है कि 50 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, आप इस 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अगर आपको ये पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये पूरे 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन ए में। समझ रहे हैं? ये बात ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो कि आपके लेवल क्या होगा, 10+2 लेवल के सब्जेक्ट्स के, मान लीजिए कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल और कुछ आपके जनरल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर आपको सही करने पे मिलेगा, नेगेटिव करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। हालाँकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बट ये जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मोर और लेस जो
जो होता है इनका सेक्शन ए जो होता है ना उसमें अच्छे खासे बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस रहते हैं जो बेसिक बायोलॉजी आप कह सकते हो, कभी-कभी इम्यूनो के भी क्वेश्चन ये सेक्शन ए में दे देते हैं, समझ रहे हैं? तो बस आप अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो आपका पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी मान के चलिए कि 80% जो होता है वो आपका बायोलॉजी ही रहता है, ठीक है? रिमेनिंग 20 टू 20% में ही वो बाकी जो उनको एनालिटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन देना होता है वो देते हैं, समझ रहे हैं? तो इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन बी जो होता है यहाँ पर आपके 150 चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया इन द बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, लेकिन आपको इसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और वही कहानी यहाँ पर भी है कि 3 नंबर आपको सही करने पर मिलेगा, 1 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि जब आप सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, तो सेक्शन बी में आपके पास 150 क्वेश्चन है लेकिन आप इसमें से केवल 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यानी कि यहाँ पे चॉइस बहुत मैटर करती है, ठीक है? कभी-कभी या तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आपको सारे क्वेश्चन ही आते रहेंगे लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करूँ, ठीक है? और या तो फिर आपको क्या करना है कि फर्जी क्वेश्चंस पे टाइम ना वेस्ट करके आपको सेलेक्ट समझ रहे हैं? 150 क्वेश्चन रीड करना 3 घंटे के पेपर में कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है? यानी कि आपको स्पीड के साथ काम करना होगा और फर्जी क्वेश्चंस पे टाइम ना वेस्ट करके आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाने होंगे और ये कैसे क्वेश्चन आपको कैसे उठाने होंगे तो ये जो मेरे पीवाईक्यूज की सीरीज चल रहे हैं वहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं या कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, समझ में आ रही है बात? तो ये आपका बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है और जो मैंने आज तक एनालिसिस किया है यहाँ पे मान के चलिए कि सारे बच्चे एटलीस्ट जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके क्वालिफाई करते हैं वो 45 से ज्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं और इवन यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी लोग सही करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये तो एक ऐसा पार्ट होता है कि जो आपके मतलब बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए और कम से कम नहीं तो आपके 45 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए, समझ रहे हैं? और यहाँ से सेक्शन ए से मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग वीक है या नॉर्मेलिटी मोलैरिटी नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो आपको टारगेट करने हैं आपको 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ पे करने होंगे, जिससे क्या होगा अगर 30 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये आपके 90 नंबर हो जाएंगे और यहाँ से अगर आप 45 करते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे? 135 नंबर हो जाएगा। यही तो होगा अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा 135 में तो 5 और 9 3 जो होगा ये 12 हो जाएगा। 225 नंबर का पेपर आप आराम से कर सकते हैं और आप निगेटिव भी करेंगे तो गिरते पड़ते आप 190 से 200 के बीच में आके रुकेंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहती है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी आपको दिया जाएगा जब आप 4 डिफरेंट सिटीज़ को सेलेक्ट कराएगा, कहीं न कहीं आपके नियर बाय सेंटर आपको दे दिया जाएगा और आप यूपी वगैरह से बिलॉन्ग करते हैं, तो लखनऊ, कानपुर और वाराणसी ये सारी जगह आपको सेंटर अवेलेबल मिलेगा और अच्छे खासे मतलब 52-53 सिटीज़ इनके होते हैं पूरे देश भर में, जहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बाकी ये जो एप्लीकेशन होगा ये आपको डीबीटी एनडीए की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये पिछली बार की इन्फॉर्मेशन थी। तो आशा है कि अभी आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या ये डीबीटी जेआरएफ है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ पे क्वेश्चंस का क्राइटेरिया होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएँगे तो ये डीबीटी जेआरएफ जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है? 2 साल की फेलोशिप है, 1 साल के अंतर्गत आपको सारा कार्य कर लेना है, ठीक है? कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको और दिखा देते हैं। डीबीटी जेआरएफ ये आपका बेट 2022 में ये क्या है क्वेश्चन पेपर का अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस मैथमेटिकल ये सारी चीजें आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन है, 50 आप अटेम्प्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एरिया का मतलब ये नहीं केवल बायोटेक, सब कुछ वो पूछते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सॉरी जूलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री ये सारी चीजें आएंगी। 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 करने होंगे। टोटल 300 नंबर का ये आपका पेपर होता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें जो हैं मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आज के टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, सब लोग अपना काम बहुत ही कम टाइम में और एक ही साथ करना चाहते हैं। उसी कार्य को देखते हुए आरसीबी को भी ज़िम्मेदारी दी गई। तो जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से अपना एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए पहले नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता था जिसको जेएनयू सेप बोलते थे, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है? तो अब वो जेएनयू से हटाकर आरसीबी कंडक्ट करा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि यार 2 बार मैं क्यों फॉर्म फिल कराऊँ? तो एक ही बार दोनों काम निपटा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट में गैट बी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है?
और सेकंड मीटिंग में आपका डीबीटी जेआरएफ कंडक्ट कराते हैं। गेट भी जो होता है, जो भी आपके नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आप एमएससी बायोटेक करना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ के लिए जाने के लिए आपको गेट भी देना होता है और गेट भी से आपको पर मंथ, ठीक है? पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है ₹5000। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है जो आपके यूजी के बच्चे हैं, अगर एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो गेट बी के माध्यम से जा सकते हैं और आरसीबी डीबीटी जेआरएफ कराता है, जो आपका सेकंड मीटिंग में परीक्षा होता है। राइट। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, यहाँ पे हमने काफ़ी पॉइंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। सिलेबस की तरफ अगर हम जाएँगे तो जिस तरीके से ये आपको डाउनलोड करने पर मिलेगा, जनरल कमेंट्स ये आपको चीज़ें दी गई हैं कि कहाँ से क्वेश्चन्स ये आपको करेंगे, ठीक है? हालाँकि ये बहुत पुराना इनका एप्टीट्यूड वगैरह का था कि क्वेश्चन्स में इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड, बट ये रिसेंट में नहीं दे रहे हैं। रिटन पैराग्राफ ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है? ये बहुत पहले का इनका है, जो कि अभी भी ये उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है? अगर आप इनके 3 साल के पेपर या 4 साल के पेपर देखेंगे तो पार्ट ए में आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो आपका एप्टीट्यूड ये हो गया है, पार्ट ए की ही बात है। बाकी जनरल बायोटेक्नोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल ये मतलब जो समझ रहे हैं ना, बेसिक चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ठीक है? सिग्नल बायोटेक की जो आपकी टूल्स टेक्निक पार्ट को आपको करना होगा। बाकी लंबा-चौड़ा सिलेबस है, इस तरीके से जाएँगे, थोड़ा-सा आपको दिक्कत भी आएगी, सोचेंगे कि अरे भाई साहब कितना लंबा-चौड़ा सब सिलेबस है, बट थोड़ा-सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए जिस पे आपका कमांड है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने एमएससी में पढ़ा है, जो इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको दिख रहे हैं, उनको अच्छे से करके जाइएगा। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि उसके मतलब जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखकर मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत डर लगेगा कि यार इतनी चीज़ों को मैं कैसे तैयार करूँ, बट इतना कठिन नहीं है। अगर आप मेरे पीवाईक्यूज़ जो कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं, बहुत कठिन भी करते हैं, बट आपको चूज़ अच्छे से करना है, समझ रहे हैं? अब बेसिक इन्फॉर्मेशंस को पढ़ना है, तो थोड़ा-सा मैं अगर आपको ब्रीफ करूँ, जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि कुछ चीज़ों पर ही ये आप ऐसी तैयारी करिए कि जो आपका यूनिवर्सल हो, आपके इंटरव्यू में भी काम आए, आपके एंट्रेंस में भी काम आए। तो सबसे पहली चीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, ठीक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से तैयार करिए, डीएनए से लेकर पूरा प्रोटीन तक की स्टोरी, लैक ओपेरॉन वगैरह जहाँ तक जाता है, बीच में आरएनए एडिटिंग, फलाना-ढमकाना, ये जो भी चीज़ आएगा, इन सबको पढ़ के जाइएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको तैयार करना है। ठीक है? इम्यूनोलॉजी का आजकल दौर चल रहा है, आपको लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। इम्यूनोलॉजी आपको तैयार करनी है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक का पेपर है, तो आपको बायोटेक पार्ट तो आपको करना है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एग्रोबैक्टीरियम इनका फेवरेट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बीटी टॉक्सिन है, समझ रहे हैं? तो मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें आप करके जाएँगे, मॉलिक्यूलर हो गया, इम्यूनो हो गया। बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री आपको करके जाना है, जो भी यहाँ पे अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फलाना ये सारी चीज़ें होती हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे भी अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ग्लाइकोलिसिस से लेके पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, उसी में ही आपका फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, समझ रहे हैं? थोड़ा बॉटनी का पार्ट भी कवर कर लीजिएगा, लिटिल बिट, जैसे आपका C3, C4, कैम प्लांट, ये सारी चीज़ें, समझ रहे हैं? मतलब इन चीज़ों को लेकर तैयार करिए ऐसे टेम्पलेट को, ठीक है? और अगर मैं मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ अभी मेरे से मिस भी हो जाए, ठीक है? मॉलिक्यूलर हो गया, इम्यूनो हो गया, आरडीटी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी भी आप बेसिक माइक्रोबायोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद सेल सिग्नलिंग, जो कि आपका हर जगह काम आता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, उसको देख सकते हैं। बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बाकी कुछ इनके फेवरेट टॉपिक है जिसके बिना ये पेपर नहीं बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, डाइल्यूशन का क्वेश्चन, पीएच का क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी हुई है, ठीक है? और जेनेटिक कोडॉन से क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है? लिंकेज वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ों को तैयार करिएगा जो कि आपके लिए हर तरह से फ्रूटफुल हो, और इसी में ही आपकी सारी चीज़ें आ जाएँगी। मतलब अगर आप पर्टिकुलर सिलेबस को जाएँगे थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, बट इस तरीके से तैयार कीजिएगा, अच्छा भी लगेगा। पर्टिकुलर टॉपिक भी आपका कवर होता जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हैं, बाकी आप मेरे पुराने भी लेक्चर्स को देख लीजिएगा, मतलब लेक्चर इन द सेंस जिसमें मैंने आईसीएमआर, जेआरएफ के रिगार्डिंग या सीएसआईआर के रिगार्डिंग बताया है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो इधर-उधर हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर करिएगा। बाकी टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है? टूल्स एंड टेक्निक, जो कि डीबीटी का पेपर है, तो ये टूल्स एंड टेक्निक भी आप पढ़ के जाएँगे। मतलब टूल्स टेक्निक में आपको पाथफाइंडर की बुक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फ्लो साइटोमेट्री है, फ्रैप है, फ्रैट है, समझ रहे हैं? यही सारी चीज़ें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इनका फेवरेट है, ठीक है? क्राइस्पर-कैस करके जाइएगा,
ठीक है? बायोटेक का ही पार्ट है क्राइस्पर-कैस से, ठीक है? डीएनए फुट प्रिंटिंग, समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये क्यूपीसीआर, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, तो कुछ ऐसी मतलब कॉमन सेंस लगा के जाइएगा, मतलब ऐसी चीज़ें तैयार करिए कि जो आपका मतलब समझ रहे हैं आप, ये पेपर को भी सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक ये बातें हमारी आपकी क्लियर हो गई है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। बाकी हमारे चैनल को फ़ॉलो करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। अब एक पहलू और पे हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग जैसा कि अभी अगर आप मेरे को फ़ॉलो करते हैं, तो जैसा कि अभी आपका आईसीएमआर का रिज़ल्ट आया, सारी चीज़ें उलट गईं, ठीक है? 60% जो कि आपका कट ऑफ गया है, ये आपका आईसीएमआर का जनरल का कट ऑफ है। तो पहली चीज़ तो इन मतलब कट ऑफ पुराने टाइम पर क्या, हालाँकि देखिए सब कुछ आपकी क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट उसको एज़ अ टेम्पलेट नहीं मानना है कि पिछली बार इतना गया तो इस बार कितना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जैसा कि ये आपका देख सकते हैं, ये आपका 2021 की कट ऑफ है डीबीटी की, ठीक है? 2019 में इन्होंने सबको शामिल किया था। मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जहाँ पे कट ऑफ इनकी 181 गई थी, मैं अभी जनरल की ही बात कर रहा हूँ। 2020 में कोविड का दौर आया, अचानक से सारे पेपर स्टॉप हो गए। इन्होंने पहला ऐसी संस्था थी जिसने पेपर कराने का ज़िम्मा उठाया और 236 अचानक से कट ऑफ इंक्रीज़ गई, तो उसके बहुत कारण थे। लिटिल बिट आरसीबी ने पेपर थोड़ा-सा हल्का सेट किया था और उसके अलावा बच्चे इतने पढ़ चुके थे, एक्युमुलेट हो चुके थे, कोई भी पेपर नहीं हो रहा था। तो जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये कोई आईएएस, पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे आपको 7-8 महीना अगर आप पढ़ेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। वो उतना कवर हो जाता है, अगर आप कहीं शार्प माइंडेड हैं तो आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें एक्युमुलेट हो गई थी, जो कि कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ, तो इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ। 2021 में इन्होंने फिर क्या किया, एनटीए को पेपर दे दिया, एनटीए ने थोड़ा-सा पेपर के लेवल को भी मेंटेन रखा, अच्छे से पेपर बनाया, 194 कट ऑफ गई, हालाँकि सारे बच्चे जो थे वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सर 194 गई है तो हम 200 के आस-पास की तैयारी करें या 190 की तैयारी करें। बट जैसा कि मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैंने डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग कट ऑफ का वीडियो भी डाला था। तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था 185 मैंने प्रेडिक्ट किया था और वैसा ही कट ऑफ 186 देखने को मिला। कारण कई सारे थे, कारण जो सबसे मेन फैक्टर था कि ये डीबीटी जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल में ही होता था, आज से लेकर बहुत जब से ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन 2020 में कोविड के कारण ये एग्ज़ाम देर में हुआ और 2021 में भी जब इन्होंने ट्रांसफ़र किया, इसकी वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ, अगस्त में हुआ था। लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हुई हैं, तो सारी चीज़ें मतलब बराबर आ गई हैं, मतलब एक एवरेज जैसा जाना चाहिए वैसा ही अब जा रहा है, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप कट ऑफ की तरफ जाते हैं तो अपनी तैयारी जो है वो 180 से लेके, ठीक है? या 190 से लेके आप 200 के बीच में तैयारी करिए कि आपको मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। और बाकी तो जब आपका पेपर आएगा उस टाइम पर कैसा दिया, सेक्शन ए कैसा दिया, सेक्शन बी कैसा दिया, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। और जो बच्चे इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, अब उनको इन सब सारी चीज़ों को बार-बार बताना मतलब उनको समझ में आती है सारी चीज़ें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सारी चीज़ों को वापस से एक बार देखिएगा, ठीक है? तो एटलीस्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 200 नंबर का टारगेट करिए। इतने नंबर पे आराम से आपका जेआरएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर इस बार भी अगर वो अप्रैल में ही पेपर कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हो गई, ये सारी हो गई, बाकी आपको पढ़ना है, सब समझ रहे हैं? सारी चीज़ों का जो तोड़ है वो पढ़ाई है, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, किसी चीज़ को टेम्पलेट मान के नहीं चलना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बताए, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दुश्मन पर नज़र रखिए। जैसे कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ों में लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो अपने दुश्मन के हर चाल पे नज़र रखिए। अब यहाँ पे दुश्मन कहने का मतलब क्या है? दुश्मन कहने का मतलब है कि जो आपकी पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था है एनटीए, ठीक है? एनटीए जो पेपर कंडक्ट कराएगी भैया, कोई आसमान से पेपर नहीं लेकर आएगी। एनटीए ही आपका सीएसआईआर कराता है, तो सीएसआईआर के भी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत सॉल्व करिएगा, ठीक है? डीबीटी जितना पेपर इसने कंडक्ट कराया उसको सॉल्व करिएगा। इसके अलावा आईसीएआर के पेपर अगर आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करिएगा। जेडीयू के पेपर सॉल्व करिएगा जो एनटीए ने भी रिसेंट में कंडक्ट कराए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो एक मैं सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसको करके देखिएगा और वो चीज़ करना क्या है आपको कि एनटीए का एक ऐप आता है, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, एनटीए अभ्यास, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें जो बच्चे मेडिकल का पेपर देते हैं, नीट का पेपर, ठीक है? रोज़ बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएँगे, लगभग 200-वोसौ पेपर अवेलेबल हैं, हर दिन 1 पेपर दोगे तब भी 3 महीने में, 4 महीने में नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? तो नीट वाले सेक्शन में जाइएगा, बायोलॉजी
केमिस्ट्री, फिजिक्स मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, कितने नंबर आते हैं उसको मत देखिएगा, ठीक है? उससे आपको ये पता चलेगा कि एनटीए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ जो बेसिक चीज़ें थी, जो आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, उसको आपको रिकॉल हो जाएगा। वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये एक अच्छा तरीका है, इसको भी करके देखिएगा, ठीक है? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, फोटोसिंथेसिस तो आपको पढ़ना है ना, रेस्पिरेशन तो वही पढ़ना है ना, सी3, सी4 तो आपके नीट वाले बच्चे भी पढ़ते हैं ना, वही सब क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, ग्लाइकोलिसिस वहाँ पर भी आती है, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन जिनको तुरंत ही आपको टिक करना है, या मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि आप जूलॉजी यहाँ पे नहीं आएगा, हो सकता है जूलॉजी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि मेटाजेनेसिस किसमें होती है, ठीक है? अब ये मेटाजेनेसिस किसमें होती है, ये नीट का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? मतलब ये नीट के बच्चे को पता होता है कि मेटाजेनेसिस ओबेलिया में होता है। हो सकता है अगर आप भूल गए हैं, तो जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी के साथ वहाँ पे रिकॉल करते जाएँगे और आपको एक समय आएगा कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको क्लियर किया समय रहते हुए, ठीक है? बाकी जब नोटिफ़िकेशन आएगी डिटेल में तो हम उसको समझेंगे। अभी हमारे पास, अगर मैं मान के चलूँ कि आपका पेपर जो है, वो अगर आपका पेपर जो है, अगर आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है, तो अभी हम दिसंबर के मिड में हैं, मान सकते हैं, ठीक है? अभी भी हमारे पास जनवरी और फ़रवरी और मार्च 3 महीना है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? जो भी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, और इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले, थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी को भी रीड कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, या कोई भी आपकी बीएससी या एमएससी में जो भी आपकी नोट्स रही हो, उसको पढ़ के पढ़िए, बहुत फ़ायदा करेगा। और इवन अगर कोई आप मेडिकल की बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आशा है कि सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, आपको क्या अप्रोच रखना है, क्या कार्य करना है, डीबीटी क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, कैसे हम क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल पर जाएँगे, तो जब आप यहाँ पे मेरे चैनल पर अगर आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? मान के चलिए हर दूसरे-तीसरे दिन यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं डीबीटी के रिगार्डिंग। तो डीबीटी के रिगार्डिंग जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको कम से कम, मैंने अभी इसी को फ़ोकस करते हुए मैंने कम से कम 11-12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आने वाले समय में इन 3 महीनों में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आईसीएमआर, जेआरएफ को हमने टारगेट किया, ठीक है? बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया, ठीक है? हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन्स आए, तो वो सारी चीज़ें अभी भी इस चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य जेआरएफ पे जुड़िए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दे दी जाए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।